आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज़। आज के मकाम में हम आगे बढ़ा रहे हैं एनसीपी के सीनियर लीडर जनाब तारिक अनवर की ज़िंदगी की दास्तां को। अवाम में हम आम लोगों से चुनकर लाते हैं एक हीरो और दिखाते हैं जिंदगी से लड़ने भिड़ने की उनकी दास्तां। आज के अवाम में बारी है फरियाद की। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म 3 इडियट्स। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अवाम में आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी लेकर आए हैं जो कब्र के लिए खुदाई करता है और मरने वालों के लिए दुआ भी मांगता है, पर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। माथे पर सलवटें, चेहरे पर शिकन, आंखों में आरजू और दिल में तन्हाई लिए फरियाद इंतजार कर रहे हैं किसी जनाजे का, क्योंकि लोगों की मैयत ही इनके बुझे चूल्हे की राख में अंगार डालती है। नोएडा के सेक्टर 62 का ये कब्रिस्तान ही उनका घर और उनकी जिंदगी है। यहाँ ना तो खुशियों के मेले लगते हैं और ना ही तमन्नाओं के फूल खिलते हैं। यहाँ होती है तो बस गमों की बारिश, और इस बारिश में फरियाद को ना चाहते हुए भी भीगना पड़ता है। वो कर भी क्या सकते हैं, आखिर कब्र खोदना ही तो उनका पेशा है। बागपत से ढेरों ख्वाब लेकर कई साल पहले उन्होंने दिल्ली का रुख किया था, लेकिन जब ख्वाबों को मुकम्मल जहां नहीं मिल पाया, तब इस जगह पर ही उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, जहां जिंदगी का सफर खत्म होता है। मेरा यहाँ कब्र खोदने का काम है। मैं फिलहाल तो पटपड़गंज से आए थे हम, वैसे रहने वाले पीछे में बागपत का हूँ। जिंदगी के हर मौसम देखने के बाद आज उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें बीमारियों ने घेर रखा है, पर 2 जून की रोटी के लिए वो दिन रात काम करते हैं। कभी मासूम बच्चों की कब्र तो कभी अपने से उम्र दराज की कब्र। मैंने यहाँ कब्र तो देखो अनगिनती है, कोई इसका टाइम टेबल नहीं कब्र का, हमारे पास कोई सबूत नहीं होता चीज़ का। हफ्ते में 2 भी आ सकती हैं, 1 भी आ सकती है, 15 दिन में भी आ सकती है। रोज रोज ऐसा भी होता है कि 2-4 इकट्ठी भी हो जाती है, साथ में बच्चे बड़े के लगा के 2-3 इकट्ठी हो जाती हैं। फरियाद कमेटी वालों के दिए हुए एक कमरे में ही परिवार के साथ रह रहे हैं। कमेटी का हमारा ये रोल है, हमें रहने के लिए यहाँ जगह दी हुई है, कमरा एक दिया हुआ बना के। अपने खून पसीने की कमाई से वो अपने ख्वाबों का आशियाना खड़ा करना चाहते थे, लेकिन बेरहम दुनिया ने उनके इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। एक कब्र खोदने पर अपनी 350 रुपए की कमाई से भी वो खुश हैं। अफसोस तो सिर्फ इतना है कि उनके वालिद उन्हें नहीं पढ़ा पाए, लेकिन उनका ख्वाब था कि उनके बच्चे ऊंची तालीम हासिल करें, लेकिन अफसोस उनका ये ख्वाब भी अधूरा रह गया। हाँ, एहसास है मुझे, इस टाइम बहुत एहसास है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, अब परेशानियाँ पड़ रही है, इस टाइम में आकर मुझे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जिंदगी का सफर कहाँ आकर खत्म होता है, इस बात को फरियाद से बेहतर और कौन समझ सकता है। शायद यही वजह है कि फरियाद अपने लिए आज ऊपर वाले से कोई फरियाद नहीं मांगते। फरियाद की फरियाद सुनने के बाद अब बारी है हमारी बात की। हमारी बात यानी मुल्क के मुसलमानों की बात, उनके जज्बात, उनके मसाइल की शिनाख्त की एक छोटी सी कोशिश। मेहनत और लगन के दम पर इंसान अपने उन सारे ख्वाबों को पूरा कर सकता है जिन्हें वो देखता है, और इन्हीं ख्वाबों को हकीकत में बदला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के कालीन कारीगरों ने, जिन्होंने अपनी काबिलियत से भदोही को एक नई पहचान दिलाई है। गंगा के मुहाने पर बसा भदोही उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में भले ही शुमार होता हो, लेकिन यहाँ के कारीगरों और इनके कालीन के चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। जिले के मुस्लिम समाज के कई लोग इस पेशे से लंबे अरसे से जुड़े हैं। हाथ से बनी इस कालीन ने यहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया है। हाथ से बनी इस कालीन की डिमांड मुल्क में भले ही कम हो, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी मांग अच्छी खासी है।
पर अफसोस कि बैनुल अक़वामी बाजारों में कालीन के बिकने के बाद भी कारीगरों को हुकूमत से कोई मदद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो बेहद मायूस हैं। हुकूमत की बेरुखी के बाद भी कई नौजवान ऐसे हैं जो पीढ़ियों से इस कारोबार को चला रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर कालीनों को एक्सपोर्ट करने वाले रिजवान अंसारी और इश्तियाक खान का कहना है कि सीपीएस के साथ बैनुल अक़वामी बाजारों में नुमाइश लगाकर कालीन को बेचा जा सकता है। जरूर व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, जो कि छोटे कंट्री में जाने से फिर वहाँ पे वो लोग जो पहले बड़ी देशों से जर्मनी या वहाँ से लेते थे, डायरेक्ट लेने में उनको भी सहूलियत होती है। पिछले 7 साल से वहाँ के एक्सपोर्टर्स ने जाके वहाँ पर अपने माल का प्रोपगंडा भी किया, अपने माल के बारे में उनको बताया, समझाया। वहाँ भी उनके डीलर्स जब आए, उन्होंने उस चीज़ को देखा और महसूस किया, हाथ लगाया, उसकी सुंदरता को, उसकी कलात्मकता को देखा, तो वहाँ पर काफ़ी काम बढ़ा। रशिया, पोलैंड और यूक्रेन में इन गलीचों और कालीन की मांग ज्यादा है। भदोही जिले से 2010 में 2,500 करोड़ रुपए का कालीन एक्सपोर्ट किया गया था। कम खर्च से चलाए जा रहे कारखानों से बुनकरों की कमाई ज्यादा होती है, जिसके चलते उनके माली हालात में सुधार आ रहा है। इन कारीगरों के जरिए बनाए गए कालीन की शुरुआत सैकड़ों रुपए से चालू होकर लाखों रुपए में जाकर खत्म होती है। बुनकरों के जरिए बनाए गए कालीन और गलीचों की खूबसूरती देखने लायक है। ये नौजवान अपना तिजारत तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि महंगाई के चलते इन्हें भी मायूस होना पड़ रहा है। हमारी बात की पेशकश के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे एनसीपी के धुरंधर लीडर जनाब तारिक अनवर की जिंदगी की दास्तां को। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल। आज के एपिसोड में हम तारिक अनवर के सियासी मकाम और उनकी जाती जिंदगी के बारे में जानेंगे।